नमस्कार, 18 और स्वदेश पे निवेश के 9 मंथ के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मंजूगिरी। नवरात्रि के लिए और दशहरा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और कह सकते हैं कि एक ऐसा समय है जो शक्ति और भक्ति का है। ये एक ऐसा समय है जो एक विश्वास का है और ये एक ऐसा समय है जिसमें हम ये महसूस करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। ऐसा ही कुछ हम अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचते हैं। जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि हमारे शेयर्स में हमें बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ ही हम ये भरोसा जताते हैं उस कंपनी पे जिसके शेयर्स को हम खरीदते हैं। हमें ये उम्मीद होती है कि कंपनी बेहतर करेगी और फिर उन शेयरों को खरीदते हैं। अगले आधे घंटे में यही समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी शेयर को जब आप खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। हमारे कई दर्शकों ने ये कहा है कि आप लगातार शेयरों के बारे में बताते हैं, लेकिन थोड़ा हमें ये तरीका भी बताइए फंडामेंटल तौर पे कि जब हम किसी शेयर को खरीदें तो उसमें किन बातों का ध्यान रखें। कंपनी के बारे में जब हम जानें तो किन बातों के बारे में पढ़ें या समझने की कोशिश करें, जैसे प्रमोटर हैं, जैसे कंपनियों के नफ़ा नुकसान है, इन तमाम मुद्दों के बारे में वो जानना और समझना चाहते हैं। और इसीलिए 18 और स्वदेश ने ये कोशिश की है बताने की कि निवेश के 9 मंथ के जरिए जिससे कि आप खुद से भी किसी शेयरों के बारे में, किसी कंपनी के बारे में और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो अगले आधे घंटे तक इस शो को बड़े ध्यान से देखिए, निवेश के 9 मंथ। और जब निवेश की बात हो तो अविनाश और विवेक के बिना कोई भी शो का खास तौर पे कह सकते हैं मेरा अधूरा रहता है। अविनाश सर आपका शुक्रिया और विवेक आपका भी शुक्रिया। और नवरात्रि और दशहरा की ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। ये शो हमने हमेशा क्या होता है कि मैं जब भी चर्चा करता हूं तो शेयरों के बारे में चर्चा करता हूं और आपसे अलग अलग शेयर्स हम बताते हैं और पूछते हैं, जानने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई दर्शकों ने ये पूछा कमेंट बॉक्स में शो को देखते हुए कि आप हमेशा ये बताते हैं कि कौन से शेयर खरीदे, लेकिन आप ये नहीं बताते कैसे, क्यों खरीदे। इसके पीछे हम खुद से कैसे जाने और समझें किसी शेयर को खरीदने से पहले। और यही कोशिश हम आप दोनों की है। जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आज शेयर बताने के अलावा हमारे दर्शकों को ये समझाना है अच्छे से, जिससे कि वो खुद से कल को शेयर खरीद सके। हालांकि इससे आपका काम आसान नहीं होगा, वो आगे भी सवाल पूछेंगे और आपसे जानेंगे। अविनाश सर। हाँ मनीष, बोलिए। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं सर कि तो तैयार है पूरी तरह से हमारे दर्शकों को बताने के लिए हर चीज़। हाँ बिल्कुल। विवेक सर, आपके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि जब किसी शेयर को खरीदते हैं तो सबसे पहला जो मुद्दा होता है, जो आपके जेहन में आता है, किस आधार पर शेयर को खरीदना चाहिए या इस कंपनी को देखनी चाहिए, वो क्या होता है? मनीष जी, पहले तो नवरात्रा की सबको बधाई और इन एडवांस दशहरा की भी बधाई। कल जो मार्केट छुट्टी है तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे अभी 20-22 साल से हम लोग बाजार में बैठे हैं और देखते हैं कि बहुत तौर तरीके, मतलब एक लर्निंग प्रोसेस होता है बाजार में जो स्टॉक पिकिंग हम लोग करते हैं। और कोई एक फिक्स तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से हमेशा जीतोगे। लेकिन ना, क्योंकि ज्यादातर दर्शक हो सकता है कि वो लोग कोई ना कोई बिजनेस में होंगे या फिर अपना कोई जॉब कर रहे रहेंगे और उनके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए मैं सिंपल सी 4-5 चीजें लेके आया हूँ आज, जो एक 1 बाय 1 हम लोग चर्चा करेंगे इधर, और जिससे कि कोई भी नॉर्मल दर्शक भी इसको ट्रैक कर सकता है जी। देखिए, पहली चीज जो मैं देखता हूँ है कि पहले तो जो बिजनेस है या फिर कंपनी है जिसपे मुझे हो सकता है कि अच्छी लगे नहीं लगे, वो कितने समय से उस बिजनेस में है। मतलब आप अगर, और इसका मतलब ये है कि कोई जो बोलते हैं ना रूथलेस डाइवर्सिफिकेशन, ऐसे नहीं कि एक कंपनी आज है इस सेक्टर में भी बिजनेस करेंगे, उसमें भी करेंगे लगातार। अभी जैसे ईवी स्पेस है तो कई अनरिलेटेड बिजनेसेस हैं जो ईवी स्पेस में घुसना चाहते हैं। अगर आज चिप का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कई कंपनी चिप्स में घुसना चाहती है। तो मुझे एक सबसे पहले कंसिस्टेंसी चाहिए जहां पे मैं निवेश करने वाला हूं, कि उनका फोकस आपको एक ही तरफ मिले। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं। ये कौन से बड़े इन्वेस्टर ने कहा, ये मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मेरा कोट नहीं है ये। उन्होंने कहा था कि समझ लीजिए कि आपके पास आपके घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है और एक बच्चा अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आपका फोकस कहाँ जाएगा? ज्यादा ऑटोमेटिकली आपका फोकस जाएगा जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है।
तो जहां पे बिजनेसेस बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो और कुछ बिजनेस अच्छे नहीं करते हो, तो मैनेजमेंट का फोकस भी क्या होता है कि जो अच्छा नहीं कर रहा उधर डाइवर्ट हो जाता है, और जो अच्छा बिजनेस कर रहा है वहां पे मतलब उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली चीज बिजनेस में। डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कॉन्ग्लोमरेट आजकल हम लोग देखते हैं, वो बात अलग है, जो हर यूनिट को प्रोफेशनली मैनेज करे वैसा हो तो ठीक है। लेकिन नए नए सेक्टर्स में अगर कोई बिजनेस घुसना चाहे तो वैसा एक बिग नो नो है वैसी कंपनीज। तो ये एक मेरा पहला एजेंडा रहेगा कोई भी कंपनी पिक करने के लिए। विवेक, ये मानते हैं कोई भी कंपनी को खरीदने से पहले आप देखिए कि वो कब से इस धंधे में है, क्या करी, क्योंकि लगातार धंधा करती है कोई कंपनी ना, तो उस धंधे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप इन्फोसिस देखिए 1990 से है, एशियन पेंट जैसी कंपनियों को देखिए जो कई दशकों से है, रिलायंस को देखिए कई दशकों से है। तो ये वो कंपनियां हैं जो दशकों में से काम कर रही है, और इसने हमेशा, अगर आज भी मौजूद है, तो उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव को देखा है, चाहे वो इकोनॉमी में बदलाव हो, लोगों के बिहेवियर में बदलाव हो, बाजार में बदलाव हो, उतार चढ़ाव सबको देखा, और सबको झेल के वो इतने मजबूत और इतने परिपक्व हो चुके हैं कि तमाम दिक्कतों से संभल के निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और आपको एक बेहतर रिटर्न दिला सकते हैं अपनी कंपनी के बेहतर प्रदर्शन के जरिए। अविनाश सर, आपके तरफ से पहला आप कौन से आपके विचार आता है आपके मन में जब किसी शेयर को खरीदने के लिए आप जाते हैं, तो कंपनी के बारे में सबसे पहली चीज़ क्या आपके ध्यान में आती है? पहली बात तो देखिए, जैसे विवेक ने कहा कि मैं पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखता हूँ। बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने का मतलब है कि वेदर वो कंपनी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में काम करती है या डोमिनेंट मार्केट शेयर 50-60% वो बिजनेस सेगमेंट में कमांड करती है, तो ऐसी कंपनीज में ज्यादा भरोसा आता है। और दूसरी बात जो मनीष इंपॉर्टेंट है कि इस धंधे को हम अगले 2-3 साल में कितना स्केलेबल, कितना बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर आपका बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है, जहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं डाल के भी आपको रेवेन्यू मिलता है, तो वो बिजनेस बहुत ही अच्छा होता है। तो पहले तो हमको देखना है कि बिजनेस एसेट हैवी है क्या एसेट लाइट है, और उस बिजनेस में कितना कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि अगर धंधे में सिर्फ 5% 10% आरओसी निकलता है, तो उस धंधे में पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिनिमम 15-20% का आरओसी उस धंधे में होना चाहिए, धंधा स्केलेबल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उस धंधे में कुछ तो यूनिक होना चाहिए और डोमिनेंट होना चाहिए, जिससे वो कंपनी दूसरों से अलग हो। अविनाश सर का कहने का मतलब, उन कंपनियों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए जिनकी मोनोपोली हो। इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। कोलगेट एक कंपनी है जो टूथपेस्ट बनाने के कारोबार में, और उनमें उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। आप नेस्ले को देख सकते हैं, बच्चों के जो फूड्स होते हैं उसमें उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, उसमें उनकी कहीं ना कहीं मोनोपोली है। अविनाश सर, मैं सही बता रहा हूँ ना? यही आप कहना चाह रहे थे ना? हाँ बिल्कुल, बेसिकली जो कंपनी का मोनोपोली है, या मान लीजिए जो 50-60, जैसे ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया बिस्किट कैटेगरी में ऑलमोस्ट 50% एंजॉय करती है। तो हम ब्रिटानिया को बिस्किट मार्केट से इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसी काफी कंपनियां हैं मनीष, जो 40-50-60% मार्केट शेयर कमांड करती है। तो ऐसी कंपनीज में अगर आपको कोई नई कंपनी मिलती है या एग्जिस्टिंग कंपनी मिलती है, प्लस जो बिजनेस स्केलेबल है, देखिए स्केलेबिलिटी मार्केट को बहुत पसंद आने वाली चीज है। अगर 100 करोड़ का टर्नओवर अगले 3 साल में 500 करोड़ होता है, उसके बाद 1000 करोड़ होता है, ये सारी बातें मार्केट्स बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिए ही मार्केट वैल्यूएशन देता है। स्केल अप होने का मतलब कि क्या आगे और इस का धंधा बढ़ेगा कि नहीं, आगे कारोबार बढ़ेगा कि नहीं। क्योंकि कई कंपनियां ऐसी रही जिनके जो जिस कारोबार में थे वो उसके का इस्तेमाल बंद हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ज़माने में पीसीओ का बहुत इस्तेमाल होता था। अब पीसीओ, एक ज़माने में हम घंटों लाइन में लगे होते थे, अब वो पीसीओ कल्चर बंद हो चुका है। स्केल अप नहीं हो सकता था क्योंकि सबके हाथों में मोबाइल आ गया और उसके हिसाब से चीज़ें बदलती चली गई। तो इस बदलाव को आपको भी समझने की ज़रूरत है। विवेक सर, आपकी तरफ से अगला जो आप सोचते हैं कि किसी शेयर को या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपने सबसे पहले तो ये देख लिया कि चलो इतिहास देख लिया, सारा कुछ आपने जान लिया, अब दूसरा क्या ट्रिगर करता है आपके लिए? देखिए मनीष जी, ऐसे तो हम लोग रोज कोई ना कोई रेशो के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन इसमें 2 या 3 रेशोस की बात करूंगा जहाँ पे बहुत ज्यादा हमको गौर करना चाहिए। पहली चीज मैं ये देखता हूँ, अगर कोई भी बिजनेस में अगर निवेश करना है, कि उस कंपनी का पिछले 3 से लेके 5 साल में सेल्स ग्रोथ कैसा है। देखिए, आप अगर कोई भी धंधा कर रहे हो और आपके धंधे में सेल्स नहीं हो रही, बिक्री नहीं हो रही है, आप एक ही जगह पे अगर अटके हुए हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप नए मार्केट्स में नहीं जा रहे हो, या फिर आपके पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। तो पहले तो आप देखिए कि 3-5 साल में आपका
सेल्स रेशियो कैसे चल रहा है। अगर सेल्स में ग्रोथ है तो फिर आप उसको जो नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स है, मे बी अविनाश जी के बोलने के बाद मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ, एक तो मेरे लिए सेल्स इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर सेल्स ग्रोथ होती रहती है तो कंपनी एक जैसे अभी अभी बात चर्चा हो रही थी कि एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है या फिर एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है। तो जब बोलते हैं ना, रुका हुआ पानी तो कीचड़ कहलाता है। तो कोई भी कंपनी अगर कुछ ग्रोथ ही नहीं कर रही है तो उससे मैं वापस दूर रहना चाहूंगा। लेकिन हाँ, ग्रोथ में और सेल्स ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से 20-1% अगर सेल्स ग्रोथ हो हर साल, तो अभी हम लोग भी अगर बिजनेस करते हैं ब्रोकिंग हाउसेस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में, अगर 20% भी हम लोग ग्रोथ नहीं करें तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो रहेगा सेल्स ग्रोथ। और उसके अलावा काफी नंबर्स है, दो की और चर्चा करूंगा मैं बाद में। अच्छा किया कि काफ़ी नंबर्स है, लेकिन उसकी अब चर्चा आराम से करेंगे बाद में, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आसानी से समझने में आएगी। सीधे तौर पे इसको ऐसे समझिए, कोई कंपनी धंधा करती है तो उसकी बिक्री हर साल कितनी बिक्री बढ़ रही है और उसको कितनी कमाई हो रही है। अगर कमाई नहीं होगी तो कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी तो उसके शेयर्स नहीं चलेंगे। तो जो विवेक सर ने एक स्टैंडर्ड बताया, हर साल उस कंपनी का धंधा 20% के आसपास का बढ़ना चाहिए, तभी वो उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं या उसमें निवेश करते हैं। अविनाश सर, आपकी तरफ से आपने तो ये बताया, मोनोपोली और बाकी चीज़ें बताई, अब अगला कौन सा मंत्र है आपकी तरफ से किसी भी कंपनी के शेयर्स को चुनने के लिए? देखिए, पहली बात तो मनीष, दो इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, जो विवेक भी एग्री करेगा, बेसिकली हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं और ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा मेट्रिक होता है जो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम आरओसी की बात करते हैं तो वो धंधे के लिए अच्छा होता है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स को देखना चाहिए, क्योंकि वो रिटर्न शेयर होल्डर्स के पैसों के ऊपर मिलता है। तो आरओई का जो परसेंटेज होना चाहिए वो कम से कम 17-18% मिनिमम होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि मार्केट को भी वो कंपनी पसंद आएगी। क्योंकि आरओई अगर अच्छा है तो स्टॉक में जरूर एक री-रेटिंग आएगी, मार्केट्स को वो पसंद आएगा। वो एक्चुअली मैं एग्जांपल दूं तो गाड़ी में जो एक्सेलरेटर का काम होता है वो आरओई करता है। अगर आरओई बढ़ता जाता है तो स्टॉक की री-रेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट देखो मनीष, जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी इन्वेस्टर्स मिस कर जाते हैं, वो क्या है कि जो भी कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं करती, यानी कि अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कटवाने के बाद अगर पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाती नहीं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं धंधे में प्रॉब्लम है। कंपनी शायद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाए, लेकिन अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार माइनस है, तो ऐसी कंपनीज में मार्केट्स को रुचि नहीं आती, मार्केट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये जो आंकड़ा होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये इन्वेस्टर्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यही डिसाइड करता है आगे की ग्रोथ एक्सपेंशन कैसे आएगी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये दोनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से वैल्यू क्रिएशन आती है। शब्द का इस्तेमाल हुआ और मैं अपने तमाम दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि आप भी जाइए, उसको पढ़िए। रिटर्न ऑफ इक्विटी, कैश फ्लो और रिटर्न ऑफ कैपिटल, इन 3 शब्दों को पढ़िए जाके, आपको भी समझ में आए कि इसका मतलब क्या है और शेयरों के चुनाव में इनका क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्यों इसके आधार पर शेयरों के चुनाव में ये ध्यान रखा जाता है। विवेक, आपकी तरफ से अगला कौन सा मंत्र होगा शेयरों किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए? ये तो सेम टू सेम है जो अविनाश जी ने अभी कहा था, क्योंकि ये एक ब्रह्मास्त्र है। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, आप दोनों जो है फंडामेंटल के कह सकते हैं शानदार जानकार हैं। तो कई चीज़ें तो होंगी, पैरामीटर तो वही होते हैं कमों बेश, लेकिन फिर भी ये कोशिश है हमारे दर्शकों की कि थोड़ा और, जैसे अभी अविनाश सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गाड़ी के एक्सीलेटर की, तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल देके कुछ चीज़ों में तो कॉमन तो होंगे। तो एग्जैक्टली मनीष, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं सेल्स की बात कर रहा था। अब आप धंधे में बिकवाली तो कर रहे हो, मतलब बिक्री तो कर रहे हो दुकान में, लेकिन आप कमा कितने रहे हो? जो अविनाश जी ने अभी कहा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कंपनी डेट फ्री है वो रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे हम लोग, और जिस कंपनी के पास डेट लेवल्स है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग देखेंगे। अगर वो 15% के ऊपर हो, जैसे मैंने कहा सेल्स ग्रोथ अगर 20% हो तो बहुत बढ़िया कंपनी है, और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15% के ऊपर हो तो बहुत बढ़िया। 15% का नंबर भी मैं बता दूं कैसे, किस हिसाब से एक एस्टिमेट दे रहा हूँ। एक तो जीडीपी ग्रोथ, जो देश भी ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब पूरा देश आपको ग्रोथ दिखा रहा है, करीबन समझ लीजिए कि जीडीपी ऑफ 6 से लेके 8% जनरली। और उसके अलावा आज जो इन्फ्लेशन है वो और रिकॉर्ड 6 से लेके 8%। तो
एवरेज अगर 15% अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो मतलब ये है कि देश के साथ वो कंपनी भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आपको कमा के दे रही है। अब इसमें दूसरी भी एग्जैक्टली सेम जो अभी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो है पॉजिटिव कैश फ्लोस। देखिए, पॉजिटिव कैश फ्लो इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी अगर धंधा करती है लेकिन खर्चा पूरा कर देती है और कैश आपके पास आता नहीं है, हाथ में अगर कैश नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप अगर हिस्ट्री में जाओ, जो कंपनी स्कैंडल में है या फिर डीलिस्ट हो गई है, नुकसान बहुत किया, वैसी कंपनीज आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि जितना कमा रही है उससे ज्यादा तो ब्याज दरों में मतलब ब्याज में आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो डेट लेवल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं देखता हूँ। अगर कंपनी में कर्जा बहुत ज्यादा है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि कितना भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो, अगर कर्जा बहुत ज्यादा है और आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है आपकी कमाई से, तो वो कंपनी कभी नहीं सुधरेगी और आपको नुकसान ही दिखाएगी आगे चल के। तो इसके लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपको पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए, और डेट लेवल्स जो कर्जे का स्तर है कंपनी में उस पर बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। तो सर कर्ज को लेकर तो विवेक ये भी घर में भी कहा जाता है कि कर्ज जो है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और अगर कर्ज आपके पास ज़्यादा है तो फिर तो पैसा बचेगा क्या, घर में क्या आएगा। और ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो सीधे तौर पर लागू होता है कि आपके ऊपर कर्ज कितना है, क्योंकि कई कंपनियों को हमने देखा है कि कर्ज बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक समय के बाद वो कंपनियां दिवालिया हुई, इंसॉल्वेंसी में गई, फिर वो कंपनियां ख़त्म ही हो गई और उन कंपनियों का शेयर का जो हाल हुआ वो तो पूछने लायक भी नहीं था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अविनाश सर, जो मैं अक्सर आपसे सुनता हूँ जब भी चर्चा होती है, आप शेयर के वैल्यूएशन की बात करते हैं हमेशा। ये क्या है जो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। तो फाइनली सारा कुछ स्क्रीन करने के बाद हमको ग्रोथ नंबर देखना होता है कि अगले 1-2 साल में कंपनी कितना रेवेन्यू कमाएगी, कितना प्रॉफिट कमाएगी, और करंट प्राइस पे आगे आने वाले सालों में जो अर्निंग्स है अगले 1-2 सालों का, उसका वैल्यूएशन करंट प्राइस में कितना है। देखिए, कोई भी शेयर कितना भी आप स्क्रीन करो, एनालाइज करो, लेकिन अगर वैल्यूएशन में बैठता नहीं है तो वो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा नहीं। तो इसके लिए यही बात है कि जो निवेशक कोई भी शेयर को इन्वेस्ट करता है तो पहले तो ये कम से कम 1-2 साल के बाद क्या रेवेन्यू आएगा, क्या प्रॉफिट आएगा, क्या अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, ये देखना बहुत जरूरी है, और उसी के बाद वैल्यूएशन का एक अंदाजा आता है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली मार्केट में हम कहते हैं कि अगर शेयर 20-25% का अर्निंग्स ग्रोथ अगर हर साल दिखाता है तो उसका मतलब मोटा मोटी हर साल वो उतना पोटेंशियल ग्रो करने की बात करेगा इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। तो अर्निंग्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक मोटा मोटी कैलकुलेशन है कि अगर 20-25% की अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी अगले 2-3 साल के लिए रिकॉर्ड करेगी तो हर साल कम से कम 20-25% तो वो ग्रो करेगा। तो ये एक थंब रूल है। बट वैल्यूएशन कंफर्ट तब आता है जब शेयर का प्राइस रिलेटिव अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव हो। तो ये वैल्यूएशन का जो मैं जब भी आपके प्रोग्राम पे आता हूँ कहता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि शेयर बाजार में शेयर भले ही कितना अच्छा लगे, लेकिन वैल्यूएशन पे अगर वो महंगा है तो उस शेयर में आपको कोई ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो वैल्यूएशन का मतलब कि शेयर सस्ता है या महंगा है, इस आधार पर चयन किया था। अगर शेयर पहले से बहुत ज़्यादा महंगा है तो हो सकता है कि वहाँ करेक्शन की संभावना या रिटर्न की संभावना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर शेयर सस्ता है तो फिर हो सकता है कि एक बेहतर रिटर्न देखने को मिला है। कुछ कंपनियों को लेकर ऐसा होता है कि उनके वैल्यूएशन थोड़े महंगे होते हैं, फिर भी तेज़ी देखने को मिलती है। एक टर्म जिसका बहुत इस्तेमाल होता है विवेक, और आप भी चर्चा करते रहे हैं कई बार, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इस पर ध्यान रखना चाहिए, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखते हैं और समझते हैं? ओके, ये भी मेरे लिस्ट में था। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये है कि आपके पास कितना हिस्सा है, मतलब वो जो स्किन इन द गेम बोलते हैं ना। अगर कोई कंपनी बिजनेस चला रही है और प्रोमोटर्स को खुद को अगर विश्वास नहीं है उसके बिजनेस में, तो वो लोग बाहर निकलना चाहेंगे। और आप अगर देखते हो कि कई कई कंपनीज का, पर्टिकुलरली एमएनसी कंपनीज का 75% तक जो सेबी का नियम है उसके कारण 75% वो लोग प्रोमोटर्स ही होल्ड करके रखते हैं। मतलब अगर कंपनी 100 रुपया कमाती है तो एक्चुअली 75% तो प्रोमोटर्स के पास जाएगा, 25% बचेगा जो बाकी इन्वेस्टर्स है। तो वो एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है जब भी प्रोमोटर स्टेक ज्यादा हो, पहली चीज। और कभी कभी क्या होता है कि गिरते हुए बाजार में प्रोमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाते हैं। कई एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। तो बढ़ाते रहते हैं, तो फिर वो पता चलता है कि 1-2 साल बाद कि वो शेयर, उस शेयर ने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि देखिए, कितना भी हम लोग नंबर्स देख लीजिए या फिर बैलेंस शीट बैठ के देख लो, पढ़ाई कर लो, बाजार में रिसर्च कर लो,
ये सारा हम लोग जो करते हैं एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट ऑल्सो एक तरह का पोस्टमार्टम ही होता है, क्योंकि सारे नंबर्स के बेसिस पे करते हैं। लेकिन जो कंपनी का जो ड्राइवर की सीट पे बैठा है, जो स्टेयरिंग घुमा रहा है, उसको मालूम होता है कि कंपनी में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो अगर वो स्टेक ज्यादा बढ़ाता है तो उतना उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको कभी मिल नहीं सकता है। और जिस कंपनी में आपको दिखे कि प्रमोटर स्टेक घटा रहा है या फिर बिकवाली कर रहा है, वहां से आपको सावधान रहना चाहिए। बड़ा प्रमोटर स्टेक मतलब कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ये शेयर होल्डर पैटर्न की पूरी कहानी है। आप बीएससी के साइट पे जाएंगे तो वहाँ आप पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, प्रमोटर की कितनी हिस्सेदारी है। हर तिमाही के बाद जो है ये नंबर्स अपडेट होते रहते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अविनाश सर, हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन आप आए और शेयरों पर बात न, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी तरफ से अब 2 शेयर कम से कम जो है इस मौके पर जरूर बता दीजिए। 2 शेयर जरूर बताऊंगा। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपके व्यूअर्स के लिए। विवेक ने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की, मैं कहूंगा कि जो प्रमोटर ज्यादा प्लेजिंग करते हैं, आपको प्लेजिंग का मतलब पता होगा कि जो गिरवी रखते हैं, ऐसे कंपनी से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि ये शेयर होल्डिंग से जुड़ा हुआ है। और फाइनली देखिए, नंबर्स की बात करें तो प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी, प्रमोटर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई शेयर सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी 1-2 ऐसे पैरामीटर्स है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात 2 स्टॉक्स की, तो देखिए 2 स्टॉक्स जो हमको काफी पसंद है। एक तो फ्रंटलाइन स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा है। मुझे लग रहा है कि ये मल्टी ईयर रैली के लिए तैयार हो रहा है। करीबन 1560 का अभी करंट प्राइस है। ऑटोमोटिव सेक्टर, फार्म सेक्टर में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। साल भर का नजरिया अगर कोई लेता है तो 1700 रुपए का टारगेट प्राइस हम अभी भी कहेंगे इस लेवल से भी खरीदने लायक है। और दूसरी कंपनी जो रियल एस्टेट स्पेस में हमको काफी पसंद है, हमने आपके चैनल पे बहुत पहले भी कहा था, इसका नाम है अनंतराज लिमिटेड। आज इस कंपनी के नतीजे भी है, सेकंड क्वार्टर काफी दमदार आने वाला है। और ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे हमने देखा है कि डेटा सेंटर का धंधा अभी बहुत जोरों से चल रहा है, रियल एस्टेट का बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मेरे ख्याल से ये कंपनी में अभी भी करीबन 303 का टारगेट प्राइस लेके 1 साल की अवधि के लिए खरीदा जा सकता है। तो ये 2 तरफ स्टॉक्स इनिशियली मेरी तरफ। तो 2 शेयर होंगे जो पसंद आते हैं अविनाश सर को, जिसमें खरीदारी करने की सलाह दी। अनंता इंडस्ट्रीज में 303 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। विवेक, आपके तरफ से 2 शेयर। देखिए, पहला शेयर मेरा रहेगा बजाज फाइनेंस। और क्या हुआ था कि जियो के आने के बाद मार्केट काफी जिटरी होके रखा था कि क्या हो जाएगा। लेकिन जो क्लाइंटल है बजाज फाइनेंस का, उसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल है। और देख रहे हैं कि स्टॉक काफी नीचे गया था और उसके बाद में एक जोरों से रिकवरी ऑलरेडी दिखा रहा है। देखिए, पिछले 5 साल से इसका प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 35-36%। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉफिट 15% हो तो अच्छी कंपनी है, यहाँ पे 35-36% आपको मिल रहा था। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो अभी थोड़ी देर पहले वो भी मैं बोल रहा था, वो आपको आज करीबन 23-24% पे ये कंपनी मिल रही है। तो लग रहा है कि आगे चल के और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेग रेशियो। इसका पेग रेशियो खाली 1 पे करीबन आता है, तो चीप लग रहा है ये स्टॉक एक्चुअली। और मुझे लगता है कि 9000 के लक्ष्य के लिए आप इसको पक्का लेना चाहिए। और जियो आएगा तो वो अपना बिजनेस अलग ही वर्टिकल में करने वाला, मुझे लगता है कि इसके फोटे में जो है वो ब्रीच करेगा। तो एक जैसे अविनाश कह रहे थे, ये एक मोनोपोली काइंड ऑफ कंपनी है। बजाज फाइनेंस को मैं उसमें रखूंगा। दूसरा स्टॉक देखिए मेरे तरफ से रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। अब आप अगर कंपेयर करो एचडीएफसी पे तो इनफैक्ट खरीदारी की राय कई बार देख चुका हूं मैं आपके चैनल पे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखते हो तो कंपैरेटिवली एचडीएफसी से ये मुझे आज वैल्यूएशन वाइज भी सस्ती लग रही है और बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कंपनी ने किया है। आगे चल के इसका निम रेशियो भी इम्प्रूव होगा लग रहा है। और जो ओवरऑल असेट क्वालिटी है इसमें ऑलरेडी इंप्रूवमेंट दिख रहा है और एनपीए में भी रिडक्शन इसमें आगे चल के थोड़ी समय की कमी है तो विवेक हाँ, समय के 2 शेयर्स विवेक की तरफ से बजाज फाइनेंस खरीदारी करने की सलाह। 9000 रुपये का लक्ष्य होगा और आईसीआईसीआई बैंक को पसंद आता है 1100 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। ये पूरा शो आप चाहें तो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। हमारे जानकारों ने किस तरीके से बताया, किसी शेयरों के चुनने के जो मंत्र बताए हैं, 9 मंत्र, आप भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप भी जाइए थोड़ा पढ़िए तो और आपकी जानकारी बढ़ेगी और आपको भी शेयर चुनने में खुद से सहूलियत होगी। अविनाश और विवेक, आपका शुक्रिया इटनॉल स्वदेश को समय देने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। निवेश के 9 मंत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।